आप जरा सोच कर देखिए कि क्या हो एक ऐसा ड्रोन हो हमारे पास जो दुश्मन को तो देख सके लेकिन खुद कभी दुश्मन को दिखाई न दे। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि डीआरडीओ अब इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। डीआरडीओ घातक यूकैप के लिए विकसित कर रहा है एक इंडिजिनस एलपीआई एसा रडार। और आज के इस वीडियो के पहले सेक्शन में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये रडार है क्या, ये इतना खतरनाक क्यों है और कैसे ये भारत की एयर पावर को बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं घातक यूकैप और उसके एलपीआई एसा रडार के बारे में। दोस्तों, घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल एक स्टैंड ड्रोन ही नहीं है जो सिर्फ बिना पायलट के मिशन एग्जीक्यूट कर सकता है, बल्कि ये भारत के पावर प्रोजेक्शन का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग टाइप का है, यानी सेम वही डिजाइन जो आपको B-2 बॉम्बर और B-21 रेडर में देखने को मिलता है। इसमें हमें टेल देखने को नहीं मिलती, जिससे रेडार के लिए इस विमान को पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका मुख्य काम होगा डीप स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट करना, यानी ये एनिमी के क्षेत्र में घुसेगा, टारगेट को ढूंढेगा और उनको तबाह करेगा। एनिमी के एयर डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करना भी इसका प्रमुख काम होगा। और जो हाई रिस्क ऑपरेशन है वहां बिना पायलट के मदद के ये उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ऐसी कैपेबिलिटी भी इनमें डाली जाएगी। यानी इसकी असली ताकत है इसकी ये ऑटोनोमस ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी, और अब इसी ताकत में चार चांद लगाने वाला है इसका नया रेडार सिस्टम। दोस्तों, इसमें आने वाला है एक एडवांस एसा रेडार। एसा का मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार। पुराने रेडार में आप सबको पता है कि एक बड़ा एंटीना होता था जो घूमता था, लेकिन एसा रेडार में हजारों छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं। इसका फायदा ये है कि जो बीम है ये तत्काल डायरेक्शन बदल सकती है, मल्टीपल टारगेट को ट्रैक कर सकती हैं, ये फास्ट होती है, एक्यूरेट होती है और काफी रिलायबल होते हैं ये रडार। यानी घातक को एक ऐसा रडार मिलने वाला है जो एक साथ कई दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है, वो भी बिना किसी डिले के। अब बात करते हैं सबसे गेम चेंजर और डेंजरस फीचर की, वो है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि एलपीआई। इसका मतलब ये है कि दुश्मन के रडार वार्निंग सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि कोई रडार उसे स्कैन कर रहा है। ये कैसे होता है? बेसिकली रडार लगातार फ्रीक्वेंसी बदलता रहता है। हमें लो पावर सिग्नल को यूज करना होता है और ये सिग्नल नॉइज जैसा दिखता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि घातक तो दुश्मन को देख लेगा, लेकिन दुश्मन ये समझ नहीं पाएगा कि कोई उसको डिटेक्ट भी कर पा रहा है, और यही असली स्टेल्थ वॉरफेयर है। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी की जो इस एडवांस रडार के पीछे है। देखिए, इस रडार में इस्तेमाल होने वाली है एडवांस गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी। इसके फायदे ये है कि ये ज्यादा पावर आउटपुट देगी, बेहतर हीट मैनेजमेंट ऑफर करेगी और लॉन्ग डिटेक्शन रेंज इससे हमें मिलेगी। यानी रडार जो है वो काफी दूर तक देख सकेगा और फिर यहाँ पर अपने जो मिशन है उनको एग्जीक्यूट करेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर रडार काफी दूर तक देख पा रहा है तो विमान के स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक में ये कुछ ना कुछ वैल्यू और ज्यादा ऐड करेगा। अब अगर हम बात करें कि ये रडार माउंट कहाँ होगा, क्योंकि आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि घातक पहले ही काफी ज्यादा कंजस्टेड डिजाइन के साथ आएगा, तो हम इसको माउंट कहाँ करेंगे? क्या ये रडार एक्सटर्नली ही माउंट किया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमें एक कन्फॉर्मल रडार देखने को मिलेगा, यानी इस रडार को एयरक्राफ्ट के बाहर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि बॉडी के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाएगा, और इसे हम कहते हैं कन्फॉर्मल रडार इंटीग्रेशन। इसका फायदा ये है कि एयरक्राफ्ट की जो शेप है वो काफी स्मूथ रहती है, रडार क्रॉस सेक्शन कम रहता है और डिटेक्शन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी घातक तो नहीं दिखेगा एनिमी को, लेकिन एनिमी घातक को साफ साफ दिखेगा। अब आइए बात कर लेते हैं इस एडवांस रडार के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं सार से, यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार। बेसिकली जमीन की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इसी की होगी। चाहे क्लाउड हो, स्मोक हो या नाइट हो, इसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना काम बखूबी करेगा, चाहे दिन हो या रात हो या मौसम कैसा भी हो। दूसरा, पैसिव मोड में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी। ये खुद सिग्नल भेजे के बिना दुश्मन के रडार सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएगा। इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रैकिंग या पैसिव आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हमें सेंसर फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। रडार हो गया, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सेंसर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गए, ये एक कंप्लीट बैटलफील्ड पिक्चर तैयार करेंगे। मतलब घातक को डिसीजन लेने में कैपेबल होगा। अब अगर हम इसका फ्यूचर इम्पैक्ट देखें तो ये सिर्फ एक रडार सिस्टम नहीं है, ये भारत की फ्यूचर वॉरफेयर का फाउंडेशन है। इससे भारत को मिलेगा एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटी, ऑटोनोमस कॉम्बैट पावर और एनिमी टेरिटरी में डीप पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी। और सबसे बड़ी बात, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, आप सबने जाना कि कैसे घातक यूकैप के लिए इस एलपीआई रडार को विकसित किया जा रहा है, और जब ये ऑपरेशनल होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी साबित होने वाला है।
अब बात कर लेते हैं भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में चल रहे कुछ बड़े एडवांसमेंट के बारे में। क्या भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए जो है तैयारियां खुद अकेले करेगा, या हम फिर अमेरिका, यूके जैसे जो देश है उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करेंगे, या फिर हम अकेले ही बराबरी करने चल चुके हैं? भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जहां $7 बिलियन का निवेश एक ऐसे इंजन के लिए किया जाना है जो भविष्य में एमका मार्क 2 और दूसरे स्टेल्थ फाइटर को ताकत देंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एम्बिशियस सपना है या असली गेम चेंजर? आज के इस वीडियो में हम पहले समझेंगे पूरे प्रोजेक्ट को, उसके बाद हम जानेंगे टाइमलाइन के बारे में। हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल है, असली लागत क्या है और चुनौतियाँ क्या है। देखिए, पहले समझते हैं एमका को। एमका हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि 5th जनरेशन फाइटर है, और आगे चल के इसी का जो बड़ा भाई है जो एमका मार्क 2 है वो नियर 6th जनरेशन फाइटर होने वाला है। लेकिन किसी भी फाइटर जेट का जो असली दिल होता है वो होता है उसका इंजन, और अभी तक भारत के पास फुली इंडिजिनस हाई थ्रस्ट इंजन उपलब्ध नहीं है। कावेरी इंजन प्रोग्राम पूरी तरीके से सफल हो नहीं पाया है, इसीलिए भारत ने फैसला लिया है कि जो नया इंजन बनाया जाएगा वो भी ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ बनाया जाएगा। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगभग $7 बिलियन खर्च करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। ये पैसा जाएगा इंजन डिजाइन में, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में और शुरुआती टेस्टिंग में। इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट जो कि डीआरडीओ की लैब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक फॉरेन पार्टनर चुनेगा जो एडवांस टेक्नोलॉजी देगा। अब इस रेस में वैसे तो 3 नाम हैं, रोल्स रॉयस, सैफरॉन और जनरल इलेक्ट्रिक, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो यहाँ पर सैफरॉन के साथ हमारी सहभागिता लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। अब यहाँ पर खर्च की बात करें तो सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है, $7 बिलियन सिर्फ आधा सच है। असल में ये पैसा सिर्फ कोर डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन कई क्रिटिकल चीजें इसमें शामिल ही नहीं है, जैसे कि टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई। भारत में एडवांस टेस्टिंग लैब्स की कमी है, एल्टीट्यूड टेस्ट हो गया, वाइब्रेशन रिग हो गई, ये सब काफी एक्सपेंसिव होती है। दूसरा, फ्लाइंग टेस्ट बेड। इंजन को हवा में टेस्ट करने के लिए भारत के पास फिलहाल कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है, और भारत अब इसकी तैयारी भी कर रहा है। तीसरा, प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो गया, मशीनरी हो गई, टूलिंग हो गई, इन सब के लिए हमें अतिरिक्त खर्चे करने पड़ेंगे। और मैन पावर टीमिंग को अगर जोड़ लें, फ्यूचर अपग्रेड को जोड़ लें, तो ये चीजें तकरीबन $10 बिलियन तक कॉस्ट कर सकती है। और अगर आप सोच रहे हैं ये सब महंगा है, तो एक बार ग्लोबल प्रोजेक्ट पे हम नजर डाल लेते हैं। यूएस का जो एनगैप प्रोग्राम है, इसमें हम इंजन की डेवलपमेंट की अगर हम देखें तो वहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं। यूके का जो जीकैप प्रोग्राम है, इसमें भी मैसिव फंडिंग लग रही है। यानी भारत अब उस लीग में एंट्री कर रहा है जहाँ पर भारत को भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और हमने ऑलरेडी कावेरी से काफ़ी सीख ले ली है, इसीलिए जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। चैलेंजेस की बात करें तो हमारे सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, जैसे हाई एंड मटेरियल्स और मेटलर्जी हो गई, इंजन एफिशिएंसी और स्टेल्थ रिक्वायरमेंट हो गई, ग्लोबल पॉलिटिक्स हो गई, कॉस्ट ओवररन हो गया। लेकिन इस बार भारत नपा तुला कदम उठा रहा है, और भारत चाहता है कि हम किसी भी सूरत में जा करके ये अपना प्रोग्राम इसको सफल बनाएं। और अगर हम सफल हुए तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास एडवांस इंजन बनाने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।